वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अभी आपको लिए चलते हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या बन रहा है इन किचन? अच्छा नबिया, आज मैं एक चटपटी मैक्रोनी बना रही हूँ। मैक्रोनी मुझे लगता है बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद होती है, तो मेरी कोशिश होती है मैक्रोनी या सैलेड्स में इस्तेमाल हो जाए, इवन चाट्स उसकी बहुत मज़े की बन जाती है। तो आज जो ये चटपटी मैक्रोनी बन रही है तो ये वाकई में चटपटी होगी और बड़ी क्विक सी और बहुत आसान सी रेसिपी है। मैं बनानी स्टार्ट करती हूँ। जब मनपसंद में बनेगी तो आप खुद बताएंगे किसको नहीं पसंद आएगी। बिल्कुल हुमा, आप तैयारी पकड़े, आपसे हम रेसिपी जरूर लेंगे और एक क्विक होगी तो आई एम श्योर कि ये अफ्तारी में लोग बड़ी क्विकली बना सकते हैं। हम तब तक प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, मौजूदा दौर में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर अक़वाम का जायजा लें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा और वो है तालीम का फ़र्क। अक़वाम ने तालीम के ज़रिए ही तरक्की हासिल की है। हमारी बदकिस्मती कह लें कि हुकूमतों ने हमेशा ही तालीम के शोबे को इग्नोर किया है, फिर गरीब तबका हमेशा से तालीम से महरूम चला आया है। हम आपको एक तारुफ एक ऐसी फाउंडेशन से आज के शो में करवा रहे हैं जिन्होंने झुग्गियों में रिहाइश पजीर और देही इलाकों में तालीम को फैलाने का जिम्मा लिया है। और ये कोई आज की बात नहीं है। द सिटीजन फाउंडेशन 1995 में बनाई गई थी, इसका क़याम हुआ था और उनका मकसद तालीम को फैलाने में एक उनका एक अहम किरदार भी रहा है। असद शहबाज दी सिटीजन फाउंडेशन के सीनियर मैनेजर हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। द सिटीजन फाउंडेशन कोई आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे में तालीम के फैलाव के लिए कोशा है। आपका इसके साथ सफ़र कैसा रहा? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के साथ 6 साल हो गए। मैंने पहले भी काफ़ी जगहों पे काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह ये इदारा काम कर रहा है तालीम के मैदान के अंदर, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि गरीब इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, मुश्किल दराज इलाकों में जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस बच्चों को नहीं होता, वहाँ जाकर इतने खूबसूरत स्कूल बनाना, इतनी बड़ी बिल्डिंग, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग बनाना, ये कोई आसान बात नहीं है। 1995 में जिस इदारे का 5 स्कूलों से सफ़र हुआ, आगाज़ शुरू हुआ, वो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1833 स्कूल रन कर रहा है और इसमें 2,80,000 बच्चा पढ़ रहा है इस वक्त। 55,000 वो बच्चा है जो यहाँ से मैट्रिक करके निकल चुका है। बेतहाशा बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर चुके हैं और बेतहाशा बच्चे इस वक्त आंखों में ख्वाब लिए इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो भी अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा असद, इस लंबे अरसे में तालीमी मैदान में काम करने के लिए आज आपको क्या लगता है कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो अब बरामद हो रहे हैं, नताइज सामने आ रहे हैं? देखिए, तालीम की अहमियत से तो कोई इंसान भी जो थोड़ा सा भी जी शऊर होगा वो इनकार नहीं कर सकता कि तालीम की अहमियत क्या है। और क्योंकि इस इदारे को अब 28 साल हो चुके हैं तो एक बहुत बड़ी खेप ऐसी है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके, मास्टर करके अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहा है। तो मैं सिर्फ आप एक छोटी सी बात बताऊँ, हमने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे करवाया था हमारे कुछ बच्चों का जिन्होंने द सिटीजन फाउंडेशन से तालीम हासिल की थी। तो उस सर्वे में हमें ये पता चला कि जो पूरी एक हाउस होल्ड इनकम जिसपे सारे घर के अफराद काम करते थे वो माहाना 15 से 20 हज़ार रुपये थी। लेकिन जब एक बच्चा जो इस सिस्टम से पढ़ के निकला और उसने बैरियर्स तोड़े तो उसकी जो पहली जॉब हुई वो 35 से 40 हज़ार रुपये माहाना कमा रहा था। तो आप सोचें कि अगर एक जहाँ पर पूरी फैमिली मिलके 15 से 20 हज़ार रुपये कमाती थी, वहाँ पर एक बच्चा पढ़ जाता है और उसकी जॉब हो जाती तो वो 35 से 40 हज़ार। बताइएगा इस वक्त सिटीजन फाउंडेशन के तहत कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और ये सिलसिला कितने शहरों तक फैला हुआ है? जी, जिस तरह मैंने बताया पहले कि 1833 स्कूल हैं इस वक्त द सिटीजन फाउंडेशन के, और आने वाले चंद महीनों बाद ये 2000 का नंबर क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा 2,80,000 बच्चा इस वक्त इस सिस्टम में पढ़ रहा है जो इनरोल है। 55,000 वो बच्चे हैं जो इस सिस्टम से निकल चुके हैं, जो मैट्रिक करके आगे इंटरमीडिएट, कुछ उसमें यूनिवर्सिटी गए, तो वो पूरा सिलसिला इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो असद इंटरनेशनली भी आपके इसको सराहा जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बाहर से भी जो पाकिस्तानी मौजूद हैं बाहर वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरह अभी हमने रमज़ान के अंदर एक प्लेज किया कि इंशाअल्लाह ताला हमने 10,000 बच्चों को तालीम मुहैया करनी है, क्वालिटी एजुकेशन। ये हमारा मकसद है कि हमने 10,000 बच्चों को सिस्टम में लेके आना और सिस्टम से उनको तालीम मुहैया करनी है। तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मुझे देख रहे हैं इनका भी है, और जो बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका भी बहुत बड़ा इसमें जो है वो रोल है। मैं कहूँगा ये सारे लोग हमारा असासा है TCF का, क्योंकि हमारा जो टोटल बजट है उसकी जो 50% डोनेशन आती है वो हमें बाहर से आती है, जिसमें हमारे चैप्टर्स हैं US से है, UK है, कनाडा है, UAE है। तो ये वो सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, जिनको पता है कि तालीम
की कदर क्या है या उनको एक्सपोजर हो चुका है, तो वो अब कम्युनिटी के लिए दोबारा वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर नए स्कूल बनवा रहे हैं, वो चलते हुए स्कूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो अनसपोर्टेड हैं, और वो डोनेशन भिजवा रहे हैं बच्चों की तालीम के लिए। तो मैं इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या वो बाहर है, मैं उनसे ये इल्तिजा करूँगा कि देखिए हमने ये प्लेज किया है कि हमें 10,000 बच्चों को इस सिस्टम में लेके आना है, इंशाल्लाह उनकी तालीम का बंदोबस्त करना है, और ये आपके बगैर नामुमकिन है, मुमकिन ही। अभी तक जहाँ पर TCA पहुँचा है ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एक बच्चे को पढ़ाने में माहाना सिर्फ 2700 रुपये खर्चा आता है। अगर इसको मैं सालाना कहूँ तो 32,500। तो आप एक बच्चा पढ़ाने का जिम्मा उठाएं, आप 100 पढ़ाएं, आप 200 अच्छा, तो असद जो लोग डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग इस वक्त सुन भी रहे होंगे न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, आप उनको क्या कहेंगे, किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते हैं आपको अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं? देखें, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे एक बच्चे को पढ़ाने में सिर्फ 2700 रुपये खर्चा आ रहा है, 32,500 एक साल का। तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके उसमें तरीका बताया हुआ है डोनेशन देने का, डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर पे हमारा राइडर खुद आपके घर पे आएगा चेक पिक करने के लिए। तो इस तरह तरीके हैं, आप एक बच्चा सपोर्ट करें, आप 10 बच्चे करें। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि आप 1000 बच्चे करें, जितनी आपकी तौफीक बनती है, जितना अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है उस हिसाब से आप बच्चे अडॉप्ट करें। क्योंकि देखें, मैं आपको यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को बदल सकती है। अगर हर बंदे के अंदर शऊर आ जाए, उसको मयारी तालीम मिल जाए, तो पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा मसले जो है वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया असद शहबाज, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और इस वक्त आपको एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, लाहौर के फाउंटेन हाउस आपको लिए चलेंगे जहां पर फलक चौहान ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, आप भी देखिए। रमजान का क्योंकि बाबरकत महीना चल रहा है और तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको साउथ एशिया के दूसरे सबसे बड़े फाउंटेन हाउस का विजिट करवाएं और यहाँ के रहने वाले मकीनों से आपकी मुलाकात करवाएं, वो यहाँ पर कैसे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और चीज भी बड़ी अच्छी नोटिस की है कि यहाँ पे म्यूजिक एकेडमी भी है और कुछ स्केचिंग भी लोग कर रहे थे, पेंटिंग भी कर रहे थे। तो आपकी मुलाकात उन आर्टिस्ट से भी करवाएंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से फील करते हैं। मैं मौजूद हूँ आर्ट गैलरी में जो कि फाउंटेन हाउस में मौजूद है, और यहाँ पर मेरे साथ एक निहायत ही शानदार आर्टिस्ट भी बैठे हैं और यहाँ पर वो अल्लामा इकबाल का स्केच बना रहे हैं। तो उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। फारूक साहब, अल्लामा इकबाल आप बना रहे हैं, तो कब से आपको शौक हुआ स्केचिंग का, पेंटिंग का? ये मुझे 3-4 साल हो गए। तो फारूक साहब मुझे ये बताएं कि घर वाले आपको मिलने आते हैं? नहीं, मेरे शादी है, 3 बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा, बच्चे भी नहीं आते? नहीं, बच्चे के दफा दोबारा नहीं आए। अगर आपके घर वाले भी आपको देख रहे हो तो आप उनको क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, अब तो ना इधर दिल लगे, इधर घर वापस नहीं जाने को दिल नहीं करता। अभी हम जा रहे हैं म्यूजिक एकेडमी, जहाँ पर कुछ मेंबर्स और पेशेंट्स जो हैं वो म्यूजिक सीख रहे हैं और गाने भी गा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक मेंबर और उनसे बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है, म्यूजिक उन्होंने किस हद तक सीख लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो कब से हैं यहाँ पर? मैं 15-20 साल से इधर आता जाता रहता हूँ और ये उस्ताद जी हैं हमारे, जो थोड़ा बहुत सीखा है इनसे सीखा है। 15-20 साल से ऑन एंड ऑफ यहाँ पर आते जाते हैं या रह रहे हैं? नहीं, ऑन एंड ऑफ। तो मुझे ये बताएं क्या इशू क्या हुआ था कि यहाँ पर आना हुआ आपका? बस साइकोसिस हो गया था, मैं ड्रग्स यूज करता था। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आके फिर आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? फाउंटेन हाउस वाले आपका कैसे ख्याल रखते हैं? बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं और क्या नाम है, म्यूजिक कंपटीशन होता है जो मैंने विन किया है। अच्छा, तो अभी कौन सा आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं और जिसपे आपको प्राइज भी मिला है? तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल
दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। अब हम मौजूद हैं लेडीज ब्लॉक में। यहाँ पे कुछ खवातीन से भी मुलाकात हुई है और आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। अभी मेरे पास 3 खवातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं और बड़ी टैलेंटेड हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा, कुछ फुटेज हमारे साथ चल रही होगी स्क्रीन पे कि जितना आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ है यहाँ पे ये सब खवातीन ने किया है। तो अब हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिया, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से यहाँ पे? मैं 10-12 साल से हूँ इधर। तो क्या हुआ था? तबीयत खराब थी आप? मुझे ज़हनी टेंशन थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके बाद में मुझे घर वालों ने इधर छोड़ के चले गए। यहाँ पे मज़ा तो आता है लेकिन घर याद आता है, लेकिन मैं जाना भी चाहती हूँ लेकिन मेरा दिल घर पे भी नहीं लगता। चलें और भी बात करेंगे। हमारे पास और भी खवातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपका ड्रेस बड़ा प्यारा लगा है और दूसरा आपने जो मैचिंग का नेल पेंट लगाया हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये खुद डिजाइनिंग वगैरह करती हैं? खुद शौक है? नहीं, बस शौक है, मेकअप का तो शौक है बहुत। हाँ, ईद वगैरह पे करती हूँ मैं अच्छी से मेकअप, बाकी कपड़े में अच्छे हो जाते हैं। आपका क्या नाम है? रेहाना नवाज। अच्छा रेहाना, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कितने टाइम से यहाँ पर हैं? मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ। 20 साल से। तो आपकी तबीयत कैसे खराब हुई थी? क्या हुआ था जो यहाँ पर आई? वो हमारे घरेलू इख्तिलाफ रहते थे तो मैंने डोज ले ली। तो फिर मेरी एक बेटी थी, वो छीन गई मुझसे, तो मैं उसका काम करती थी। तो बस यूँ बीमार रहने लगी। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे हॉस्पिटल में हार्ट एडमिट करा गए। फिर उन्होंने मेरा पता नहीं लिया। कोई मिलने नहीं आता? कोई यहाँ पे कोई मिलने नहीं आता। उनका फैमिली का कॉपरेट नहीं मेरे साथ। छोटी सी सिस्टर ने इस तरह मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया था, तो मेरी छोटी सिस्टर ने टीवी पे देखा था, तो वो मुझे मिलने आती है। तो उसने मेरा पता लगा लिया कि कहाँ छोड़ा हुआ है। तो वो मेरा पता लेती है और मिलने आती है, चीज़ें भी ले आती है, लेकिन घर नहीं लेके जाती। तो बेटी से कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? बेटी से मेरी मुलाकात नहीं। वो अपने घर दादी माँ के पास रहती है। घर जाने का दिल करता है कि इधर ही रहना है? घर जाने का जी करता है। इधर बड़ी खटन जिंदगी है, बहुत खटन है। सारा दिन हमें पता नहीं चलता कि हमारा क्या बनता। शाम को हम सो जाते हैं, बस ऐसे ही वक्त जिंदगी गुजरती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द ही अपने अपने घरों में जाएंगी और आपका इलाज भी बिल्कुल ठीक हो जाए यहाँ पे। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल 40 से 50 हज़ार बच्चे दिल के नुक्स के साथ पैदा होते हैं और उनमें 80% बच्चों के दिल में सुराख और बाकियों के दिल के वॉल्व नाक़िस होते हैं। उन्हीं में 1 दिन की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं और बच्चों को दिल का आर्जा इस दुनिया की फ़ज़ा में आने से पहले भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी ज़िंदगी के पहले चंद मिनट के दौरान में या फिर बाद में नुक्स देखभाल के बायस भी दिल की किसी न किसी बीमारी का ऐसा बच्चा शिकार हो सकता है। हर 10,000 में से तकरीबन 7 बच्चे मौरूसी तौर पर दिल में नकाइस लिए पैदा होते हैं और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है फरहान अहमद साहब। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ इन्होंने किया, इसके CEO हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जो बच्चे दिल के आर्जे के साथ पैदा होते हैं पैदाइशी तौर पर, उनके लिए आपकी फाउंडेशन क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 2012 से ऐसे बच्चे जो दिल का आर्जा लेकर पैदा होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें से पहला प्रोग्राम है बच्चों की हार्ट की सर्जरी को हम स्पॉन्सर करते हैं।
एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 6.5 से 7.5 लाख का खर्चा आता है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से पहले साल 2 बच्चे ऑपरेट हुए थे। लास्ट ईयर 2022 में हमारे 600 बच्चे ऑपरेट हुए। जब से ये इदारा बना है अल्हम्दुलिल्लाह 3500 से ज्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को सपोर्ट किया है जी। अच्छा फरहान साहब, सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है पाकिस्तान में, और खासकर आपकी फाउंडेशन के हवाले से भी जानूंगी कि वो बच्चे बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं या कुछ तकलीफ उनको ऑपरेशन या सर्जरी के बाद भी रहती हैं? जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना कि अगर टाइम पर बच्चे का दिल का आर्जा डायग्नोस हो जाए, जिस तरह मिसाल के तौर पर बच्चे के दिल में सुराख है, तो उसको जल्द अज जल्द ट्रीट करवा लें। और ये वो बीमारी ऐसे नहीं है खुदा न खास्ता कैंसर की तरह के वापस आती है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि दिल में सुराख था, उसको रोज नमूनिया होता था, बार बार उसका सांस फूलता था, मुश्किल होती थी, उसको लिविंग में डेली काम करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे उसकी हार्ट की सर्जरी हुई तो तकरीबन हफ्ते से 1.5 हफ्ते का टाइम होता है। और ये भी अल्लाह की शान ऐसी है कि बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, दौड़ने भागना शुरू हो जाते हैं। तो जब जैसे ही सर्जरी हो जाती है उसके बाद ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज, दिल का आर्जा, जो दिल का सुराख था, वो हमेशा के लिए क्योर हो गया। अच्छा, कितने बच्चे अब तक यहाँ से मुस्तफीद हो चुके हैं जिनका इलाज हो चुका है चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के जरिए? जी 3500 से ज्यादा, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब और 30 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर इनकी हार्ट की सर्जरी पर लग गया है। अमेजिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग आई एम श्योर सपोर्ट भी करते होंगे, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इस नोबल कॉज में आपके साथ शामिल हो सकते हैं? जी, हमारा इदारा है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, जो कि SCCP रजिस्टर्ड एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। हम टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, SCCP से कंप्लाइंट हैं, हमारे जितनी भी ऑडिट हैं वो सारे के सारे वेबसाइट पर मौजूद हैं। फिर हम शरिया कंप्लाइंट भी हैं, तो जितनी भी ज़कात है वो हमारे इदारे के थ्रू मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सकती है। और स्पेशली रमज़ान के महीने में तो लोग ज़कात ज़्यादा निकालते हैं, तो हमारी ये गुजारिश होगी कि उन बच्चों के लिए आप ज़रूर ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए जिनके दिल के आर्जे की वजह से वो बेचारे नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। अच्छा फरहान साहब, चूँकि आई नो यू, मैंने बहुत बार सेगमेंट भी किया आपके साथ, तो अक्सर मुलाकात रहती है। आई नो कि जो एक पर्सनल इंसिडेंट भी हुआ आपके साथ, बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। यूजुअली क्या पेरेंट थोड़ा सा, कोई चाहता तो नहीं है कि उनके बच्चों को तकलीफ हो, लेकिन शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं, तो इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें, फौरी तौर पर बच्चों का इलाज करवाएं? उनके लिए पैगाम मैं लाजमी तौर पर लेना चाहूँगी। और बच्चों के सिम्टम्स भी चूँकि आपने बहुत करीब से देखा होगा, तो वो कौन से सिम्टम्स आपने देखे और आप पेरेंट्स को अवेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मेरी इल्तिजा होगी उन पेरेंट्स को कि होप ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद जो है ना उसके बाद ही अल्लाह रास्ते खोलते हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो तो इंशाल्लाह हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि उनकी हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया जाए। तो ये ना देखा जाए पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन बच्चे का ये बेसिक राइट है कि बच्चे को मुआलिज के पास लेकर जाएं। तो जहाँ तक आपने बात की कि सिम्टम्स कैसे हैं, तो आमतौर पर बच्चा पैदाइश के फौरन बाद तो डॉक्टर ही उसको डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से मिस हो जाए तो बच्चे का कंप्लेक्शन ब्लूइश होता है। आमतौर पर जब आप नॉर्मल बच्चे को एक ऐसे बच्चे के साथ खड़ा करेंगे तो बुझा बुझा रंग होगा, बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा होगा, उसको सांस की तकलीफ ज्यादा होगी, और स्पेशली उसके कभी आपने देखो नाखून अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, ये जगह जो है ना ब्लैकिश होती है। तो ये सिम्टम्स हैं जी नॉर्मली बच्चे के। ठीक, तो आपकी जो फाउंडेशन है वो जदीद इक्विपमेंट से भी लेस होगी आई एम श्योर? जी, अब हमारा जो मेन पर्पस है वो है जी 2012 से हमने जब आगाज किया तो शुरू में हमारा था कि हम बच्चों की हार्ट की सर्जरी करवाएं, लोगों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में आगाही दें। और 2021 से अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल ने एक लैंड फ्री में दे दी, और उस पर हमारा दिल का पहला हॉस्पिटल बच्चों का ज़ेरे तामीर है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह हमारा अभी तक 60 करोड़ लग चुका है, 2 अरब 40 करोड़ चाहिए। रमजान में भी लोग बहुत ज़कात और खैरात करते हैं, तो इस नोबल कॉज के लिए मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बता दें कि जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं वो किस तरह से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं? जी, हमारी जी वेबसाइट पर हमारे सारे बैंक अकाउंट मौजूद हैं। ज़कात का अकाउंट अलग है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग है, फाउंडेशन चैरिटी का अकाउंट अलग है। तो मेरी ये गुजारिश होगी जी अमाउंट ना देखी जाए, इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल तो बन जाना है अल्लाह के फजल से, क्योंकि हमें तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर 60 करोड़ लगाकर बच्चों का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी फिनिशिंग का हदफ है जिसमें हमें इक्विपमेंट भी चाहिए, हमें इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को बनाना है। इसका जो टोटल हदफ है वो 2 अरब और 40 करोड़ है।
तो मेरी गुजारिश होगी कि जी 1 रुपया, 1 लाख रुपया, 1000, यानी जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे वो जरूर अपना हिस्सा डालें जी, ताकि जब ये बन जाए तो फिर ऐसा कार्य खैर हो जो इंशाल्लाह हमेशा के लिए बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया फरहान अहमद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और वो ये बात कर रहे थे कि कोई भी रकम छोटी या बड़ी नहीं होती, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस नोबल कॉज में। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक हर लिहाज से हमारे अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आता है और इसका बाइस बनता है। रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की आदत मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती हैं, खाने पीने सोने का पैटर्न तब्दील हो जाता है, और जो तवानाई है जिस्म की वो कदरे कम हो जाती है। इसके अलावा रोज़ेदारों के जिस्म पर खाने पीने के जो आदात में तब्दीली है उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, और स्पेशली जिस तरह की हमारे यहाँ अफ्तार प्लान्स किए जाते हैं, हम जिन ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। प्लस फिर डिहाइड्रेशन का भी एक अहम मसला है, जिस्म को उसको फेस करना पड़ता है। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सारा मज़हर, माहिर ग़िज़ाइयत, उनसे जानते हैं। डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। रमज़ान वैसे तो अगर हम इसकी रूह को एक्चुअली फॉलो करें तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आता है हमारे माइंड के लिए भी, सोल के लिए भी और बॉडी के लिए भी, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसकी रूह को फॉलो नहीं करते हैं, और एक हम पैटर्न जो देखते हैं कि अफ्तारियाँ भी हमारे यहाँ चल रही होती हैं, ऑयली फूड्स हम खा रहे होते हैं, खाने पीने में एहतियात नहीं बरत रहे होते, और जो फास्टिंग बेनिफिट देती है वो उसके टोटली ऑपोजिट हो जाता है अफ्तार के वक्त। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम बदपरहेज़ी करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी का मिथ है कि वो बैलेंस डाइट की तरफ नहीं जाते। अगर वो फ्राइड आइटम्स को अपने डाइट से स्किप कर देते हैं, सॉल्टी फूड्स अवॉइड करते हैं, उसके साथ फैट्स एंड ऑयल का पोर्शन या फ्राइड फूड आइटम्स कम करने से, शुगर कम करने से आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते। डाइट का बेसिक रूल ये है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है तो बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट अगर आपने लेनी है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा मेजर जो फूड ग्रुप्स हैं, हमारे 5 ग्रुप्स हैं बेसिकली। ब्रेड एंड सीरियल है, उसमें आपको होल ग्रेन लेना पड़ेगा। मिल्क है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी का बेसिक ग्रुप है, आपको वो देखना पड़ेगा। उसके साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से सर्विंग लेनी पड़ेगी। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अलावा मीट का पोर्शन, और बेसिकली इसमें प्रोटीन होता है, आपने पोल्ट्री से लिया, मीट से कहीं से भी लिया, वो देखना है। लेकिन अगर आपने इन सब में से फैट एंड ऑयल को स्किप करने के साथ उधर से पोर्शन नहीं लेते तो ये बैलेंस डाइट नहीं होगी। बेसिकली ये इनएडिक्वेट डाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से वीकनेस होगी, लेथार्जिक कंडीशन होगी, डिजीनेस होगी, हेडेक होगा, क्योंकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के उसमें आता है कि ना कॉन्टिन्यूसली हम फास्टिंग कर रहे हैं, रमजान का महीना है, ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट्स की जगह हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने बेसिकली डाइटरी मॉडिफिकेशन को लेके आना होता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमने ये करना है कि अगर सहरी करनी है तो हेल्दी फूड ऑप्शंस के ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि बेसिकली हमने 5 फूड ग्रुप से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो डाइट हमने सिलेक्ट करनी होती है। अच्छा डॉक्टर सारा, एक और जो बड़ा अहम मसला होता है जो आफ्टर रमज़ान, आफ्टर ईद भी जिसको हम फेस करते हैं, वो डिहाइड्रेशन का रहता है, क्योंकि रमज़ान में इतना ऑयली फूड हम खा रहे होते हैं, लोग पराठों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घी बहुत ज़्यादा मिकदार में जा रहा होता है। अच्छा, फिर पानी नहीं पी रहे, हम लिक्विड्स नहीं ले रहे, प्लस चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है हमारे यहाँ, लोग अफ्तारी के बाद से सहरी तक 2-3 कप आराम से चाय की पी लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन, स्किन पर फिर एक्ने के मसाइल भी आ जाते हैं और दीगर मसले भी पैदा होते हैं उससे। जी देखिए, डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो रमज़ान में ही आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये लास्ट अशरा हमारा चल रहा है तो इसमें ये देखने में आएगा कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होगी, सर में दर्द होगा, वीकनेस होगी, थकावट होगी। ये बेसिकली सारे सिम्टम्स जो हैं डिहाइड्रेशन की तरफ से आएंगे। डिहाइड्रेशन कहाँ से हुई? डिहाइड्रेशन को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने कैफीन इंटेक कितना किया है। बेसिकली सॉल्ट अपटेक बहुत है, फ्राइड आइटम्स तो हैं ही आपके डाइट में। बेसिकली काम यहाँ से ख़राब होता है कि जो हमारा वाटर इंटेक का टाइम होता है, दिन में मोस्टली नॉर्मल डेज में लेते हैं, रमजान में फास्टिंग चल रही होती है, रात में जो हमें लेना चाहिए वो सोना और सोशल मीडिया इधर उधर बिजी हो जाता है। उस टाइम में हमें देखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके हमने अपना फ्लूइड इंटेक मेंटेन करना है। सहरी के टाइम में एट अ टाइम आपने सारा जग नहीं पी लेना, ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके आपने उस चीज़ को बैलेंस करना है। कैफीन कट करना होता है, आपने कैफीन कट नहीं किया, आपने के अंदर ये सारे सिम्टम्स आ गए, अब ये रिहाइड्रेट कैसे किया जाएगा? अभी से आप रिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर दें। आप डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स बना लें, स्मूदीज बना लें, सिंपल सी रेसिपी है। मतलब बेसिकली आपको मिनरल्स चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए।
आप नहीं बना सकते वो आप ORS मार्केट में अवेलेबल है, वीकली बेसिस पे आप वो साथ साथ ले लिया करें, रिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में, डिहाइड्रेशन से अवॉइड हो जाएंगे। अगर घर में बनाना है तो आप 1 लीटर पानी में एप्पल ले सकते हैं, उसे ब्लेंड कर लें, पालक के 3 से 4 पत्ते ऐड कर सकते हैं, पोटाशियम का रिचेस्ट सोर्स है, एप्पल हमारे पास देख लें, आयरन होगा, विटामिन C चाहिए, स्कॉर्बिक एसिड, वो आप लेमन ऐड कर सकती हैं, ½ टीस्पून आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दें और वो पानी आप कंज्यूम करें तो रिहाइड्रेशन की तरफ आएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर सारा, जैसे कि हम फास्टिंग मोड में चल रहे होते हैं 30 डेज के लिए और फिर ईद पर हम काफ़ी बदपरहेज़ी करते हैं और फिर हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन वो लोग जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, जो थोड़े से डाइट कॉन्शियस भी हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, बॉडी को डिटॉक्स कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम डिटॉक्स करेंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे ना। ऑब्वियसली डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हमने अपने लीवर को फोकस में करना है, कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करेगी। बेसिकली पहले जितनी हमने सारे डाइट्स लिए, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा आता है हमारी डाइट में, उसके साथ साथ हमने ये देखना होता है कि डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स वाटर हम कितनी चीज़ों से बना लेते हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जो ऐड कर लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, अब ये जो फास्टिंग है इसको अगर कुछ लोग वेट लॉस के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ईद पे तो सबने ही खाना है, वो एक ब्रेक आ गया, चीट डे आपका आ गया, और उसके साथ साथ आप प्रोलॉन्ग उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी फूड ऑप्शंस आप सिलेक्ट करें, उसके साथ उसको मोर देन 1 मंथ आगे और कंटिन्यू आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ जो बेसिक चीज आती है वो आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, माइल्ड टाइप ऑफ वर्कआउट ऐड करना पड़ेगा। आप रमजान में देखें वर्कआउट नहीं ऐड होता, सहरी की सो गए, फिर अफ्तार आ गया और फिर इस तरह से गेट टुगेदर्स, हमारे पास बेसिकली वर्कआउट का टाइम नहीं होता। अगर थोड़ा सा वर्कआउट ऐड करें और हेल्दी फूड ऑप्शंस की तरफ आएंगे हम, तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा, जैसे कि अब हम काफ़ी उस तरह से रूटीन की तरह, तो फास्टिंग ऑब्वियसली चल रही होती है, तो रूटीन की तरह हमारा पैटर्न तो नहीं होता खाने का, तो राइट आफ्टर ईद हमें क्या अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाहिए या उसका पोर्शन कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने पहले बात की, आपको बैलेंस डाइट लेके चलनी पड़ेगी। रमजान में कुछ लोग प्रोटीन पोर्शन अपना इंक्रीज रमजान में भी कर देते हैं। अगर आप प्रोटीन पोर्शन इंक्रीज कर चुके हैं तो उसके साथ ये होगा कि पानी आप ले नहीं रहे, यूरिक एसिड का लेवल एनहांस कर जाता है। लोगों के पाँव में दर्द, एड़ी में दर्द, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोटीन आप उस लेवल तक लेंगे जितनी आपके कैलोरिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा। आप हाई इन प्रोटीन डाइट ले सकते हैं लेकिन कुछ हद तक, उसके अलावा फिर आपको प्रोटीन लेंगे तो उसके साथ साथ आपको फाइबर भी बढ़ाना पड़ेगा, वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सक्रीट आउट कैसे होगा बॉडी से? पानी होगा तो आपकी किडनी उसे रिफाइन करेगी, देन एक्सक्रीट आउट होगा। प्रोटीन बहुत हेल्दी है वेट लॉस में, बट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब जैसे समर्स हैं, गर्मी का मौसम है और हमें हर जगह जूसेस की शॉप्स भी दिखाई दे रही होती है, वो बहुत महंगा भी होता है। अच्छा, फ्रूट रॉ फॉर्म में लेना वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है या जूसेस लेना, चूंकि वो प्यास को भी हमारे बुझाते हैं और एक अच्छा फ्रेश एहसास भी हमें मिलता है? जी बिल्कुल, इसमें देखा जाए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कहाँ लाई कर है। अच्छा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स की तरफ जाएंगे, हेल्दी ऑप्शन है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, वाटर इनटेक होगा उसके जरिए आपका, क्योंकि देखिए पेरिशेबल फूड होते हैं, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको रॉ फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। जूस की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि फ्रूट शुगर है, ऑब्वियसली फ्रुक्टोज वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को एनहांस करेगा, तो वेट लॉस में प्रॉब्लम होगा। और जिन्होंने गेन करना है उसके लिए तो हम फ्रूट जूस ही ऐड करते हैं। ठीक, डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए और बहुत ही जबरदस्त टिप्स हमारे साथ शेयर करी थी। हुमा, हमारा जो आज स्पाइसी मैक्रोनी, चटपटी मैक्रोनी रेडी है। अच्छा, क्या डिफरेंट आज आपने क्या किया है? अच्छा, अब मैक्रोनी जो थी वो मैंने बॉईल कर ली थी, और बॉईल करने के फौरन बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मनपसंद जो बनास्पति है हमारा वो लगा दिया था, जिससे मैक्रोनी जो है वो चिपकी नहीं। साथ में ग्रेवी जो बनाई है उसमें मैंने मनपसंद थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब इस्तेमाल किया, और उसके अंदर जो है गार्लिक सोते कर लिया था, साथ ही चिकन कुक कर लिया था, और क्रीम और केचप जो है साथ में ऐड कर ली थी, और टेस्ट उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग कर दिया ऐड। और मैक्रोनी ऐड करने के बाद लास्ट पे मैंने सबसे उसमें सिर्फ लेमन जूस ऐड किया है, और ये चटपटी मैक्रोनी की क्विक सी रेसिपी थी। आपके साथ आज स्टूडेंट भी मौजूद हैं आपकी हेल्प आउट करने के लिए। इन्होंने आपको क्या आज किचन में हेल्प किया और कैसे? बिल्कुल, इन्होंने मुझे वेजिटेबल्स वगैरह सारी कटिंग चॉपिंग करके दी है, और बल्कि मेरे पास मीट भी जो है वो
स्टेक्स की सूरत में आया था, वो कटिंग करके दी और बॉइलिंग वगैरह सारी मेरे आने से अमेजिंग, जबरदस्त। थैंक यू सो मच हुमा, इतनी जबरदस्ती चटपटी मैक्रोनी आज आपने तैयार की है। आई होप कि बच्चों को ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।